नमस्कार, एमपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सवाल जवाब का तीखा कार्यक्रम संवाद। मित्रों, हम आपको बता दें कि पिछली बार जब हम संवाद कार्यक्रम से जुड़े थे और आपके तमाम प्रश्न और तमाम सवालात, तमाम चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं और उनमें से आपने कई सारी चीज़ें कही थी कि हमें ये देखना है, हमें ये सुनना है, हमें इस तरह की बातें चाहिए। उन सब बातों से एक बात हमने निकाली है और आज आपके बीच लेकर आए हैं एक छोटा साधना सा व्यक्ति, जैसे बोलते हैं ना, छोटा पटाखा, भारत देश को हिला कर रख देने वाला इश्ताक शहडोली। इश्ताक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक तो पहली बात आपसे जानना चाहूँ कि आप इश्ताक शहडोली लिखते हैं, इसके आगे आप तो ऐसा क्यों? मैं अनिल भाई, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं शहडोल का हूँ जी, और बड़ा लगाव है शहडोल से। अपने नाम तो नाम सरनेम जो है तो आप कुछ रख सकते हैं, लेकिन अपने शहर का नाम अपने साथ मिलाना बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो मुझे बड़ी खुशी लगती है कि मैं अपने शहडोल को अपने साथ जोड़ के रखा हूँ। पर जो आपके साथ ही कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जब मैंने बातें की तो उन्होंने कहा कि चूँकि इश्ताक भाई धर्म से रिलेटेड हैं और वो उसको छुपाने के लिए अपना नाम शहडोल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कुछ और भी रख सकता था। शहडोल ही क्यों, मेरा पूरा बचपन शहडोल में बीता है। मैं शहडोल ज़िले के बगल में एक गांव है चंदनिया, उमरिया ज़िला में है, मैं उमरिया भी रख सकता था, पर शहडोल ही क्यों है। वो जो लगाव है अपने शहर से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण है। पर एक चीज़ ये है कि आप 12वीं तक पढ़े जी। 12वीं के बाद आपने पढ़ाई नहीं की, कारण जो भी रहा हो, फिर आप नाटक और थिएटर में जुड़ गए जी। तो पहली बात यह है कि 12वीं के बाद पढ़ाई क्यों बंद कर दी आपने? क्या आपका उद्देश्य दूसरी तरफ मुड़ गया और नाटक थिएटर क्यों पसंद आने लगा आपको? देखिए, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देने का कारण ये था कि हम लोग का परिवार बड़ा था और कमाने वाले अकेले पिताजी थे, तो घर की स्थिति ठीक नहीं थी। घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण शायद पढ़ाई हो सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, अब पिताजी को परेशान नहीं मदद करनी चाहिए। हाँ, तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फिर अपना एक ये था कि यार थिएटर में कुछ करना है, थिएटर में आगे बढ़ना है। तो थिएटर तो जानते हैं आप, शौक़ है, कमाई का ज़रिया नहीं है। तब कमाई का जरिया क्या बनाया आपने? तो आकाशवाणी में भी हम लोग जो है, तो हम लोग की टीम जो थी, आप वहाँ भी काम करने लगे। आकाशवाणी में नाटकों को बहुत से अवार्डेड नाटक है अपने आकाशवाणी में। और फिर एक मेरे जो व्यवसाय है, घर चलाने का ज़रिया था, वो होटल, छोटी सी होटल खोली अदालत के सामने, और वो होटल चलने लगी। पर होटल के बारे में कई लोगों ने शिकायत की, कई लोग ऐसे बात करते हैं कि होटल एक अड्डा बन गया था लोगों के बैठने का और ये इस विचार विमर्श करने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होटल बोल भी सकते हैं लोग, उनकी अपनी सोच है, लेकिन बड़ी चीज़ ये थी कि भाई हमको तो अपने परिवार को चलाना है। अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो उनको कैसे करेंगे? तो कहीं से व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो वो होटल एक व्यवस्था थी। फिर धीरे धीरे ये भी हुआ कि अदालत के सामने अतिक्रमण लगे, वो होटल भी अब ख़त्म हो गई। तो बैठने वाले तो बैठ ही रहे हैं ना, आज भी बैठे, होटल नहीं तब भी बैठे हैं। पर इश्ताक शहडोली को अगर कहा जाए कि पूरे भारत में अगर लोग जानते हैं तो उसके जनगीत से जानते हैं, तो पहले तो मैं चाहूँगा कि एक जनगीत आप सुनाइए। आपकी उस पावर को मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं कि आखिर क्या बात है इश्ताक शहडोली में, जिसे भारत के लोग बुलाते हैं अपने आंदोलनों में। फिर मैं आगे और बात करूँ। अनिल भाई, देखिए, जब जनगीत की बात है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें थोड़ी सी मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि किसी भी देश के नौजवानों को होठों पर किस तरह का गीत है, मुझसे कहो तो मैं बता दूंगा देश कैसा है। क्या बात है। आज हमारे देश के नौजवानों के होठों पर किस तरह के गीत है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे नौजवानों को होठों पर कैसे गीत होने चाहिए, ऐसा एक छोटा सा जनगीत है। एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो, तुम क्या मानो। एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो। हम
कहते हैं जाति धर्म से इंसान की पहचान गलत, क्या बात। वो कहते हैं ये माने तो सारा हिंदुस्तान गलत, वाह। एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। पावर तो है आपकी आवाज़ में, ये बात तो है। पर दर्शक भी सुन रहे होंगे, पर जो दर्शक ये कह रहे हैं कि इसी तरह के गीत गा गा के आप लोगों को लुभाते रहते हैं और किसी भी आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और वहाँ अपनी बात कह जाते हैं। अगर बड़ी बात यह है कि अगर लोग गीतों से लुभते हैं, कहते हैं ना लुभाते हैं, अगर लुभ गए तो बड़ी बात है। हमको तो खुशी होती है कि ऐसे आजकल के जो गीत हैं उनसे अगर हट के इस तरह के देश के एकता की गीत, देश की सांप्रदायिकता जो है उस हट जाए, ऐसे अगर गीतों की तरफ लोग जुड़े थे तो बड़ी हमारे सौभाग्य की बात है। पर गीत के साथ साथ आप थिएटर में भी जुड़े हैं और थिएटर में जो आपके साथी कलाकार काम करते हैं उनका कहना ये है कि हमेशा इश्ताक शहडोली ये चाहते हैं कि लीड रोल मैं करूं या मैं यहाँ पर खड़ा रहूं, मैं ही दिखूं, ये सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे नाटक हैं जिसमें अभी पिछले कुछ 2-3 साल, ये लॉकडाउन के पहले की बात है, एक नाटक हम लोगों ने किया था। उसमें मैं लीड में नहीं था, पहलवान की ढोलक, उसमें हमारे सुधीर भाई और रीनू भाई उसमें लीड रोल थे। मैं तो उसमें एक छोटे से राजा का रोल किया था। पर जो छोटे लोग हैं वो तो जो बीच बीच में वो तो दबी जबान पे ही कहते हैं कि नहीं, गलत बात है वो। भाई देखिए, आप भी जब करते करते कल जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो आप भी लीड रोल करेंगे। और हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो भी कलाकार हैं वो चाहे छोटा हो रोल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको कलाकार बड़ा बनाता है। आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा होगा। एक चाय वाला अगर चाय ला के देता है और उसको अगर अवार्ड मिल जाता है तो हमको तो बड़ी खुशी होगी कि चाय देने में अवार्ड मिल गया उसको। तो उसमें छोटा और बड़ा कहाँ गया? चाय देने वाला छोटा तो नहीं होता। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने अब तक न किया हो, मन में हो कि मुझे ऐसा, कि नेतागिरी तो आप खूब कर रहे हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने न किया हो? नहीं, नेतागिरी नहीं है ये। आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे जो कोई कैरेक्टर करना है तो मुझे मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि 2 रोल करने की बड़ी ख्वाहिश है। जो पहला जो है मेरा, मैं एक हिजड़े का रोल करना चाहता हूँ कि किसी नाटक में किसी हिजड़े का रोल करूँ, और वो मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगता है। और दूसरा जो है एक पागल का, कि पागल हम सड़क पर जब देखते हैं तो हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर उन्हें समझने की कोशिश करें, उनके पास जाएं, तो शायद बहुत सी चीज़ें जो निकल के आएंगी, हमको लगेगा कि नहीं यार ये पागल है, लेकिन किस लिए है। तो वो भी मेरे लिए। हम लोग एक नाटक किए थे शहर में, हमारे राजू भाई ख़त्म हो गए, आप जानते होंगे, बहुत अच्छा गाते थे वो। एक महिला सब्ज़ी मंडी में अक्सर आप देखेंगे उंगलियाँ उसकी कटी हुई हैं, वो किसी से 20 रुपये मांगती, भैया 20 रुपीज़ इंग्लिश में बोलती हैं। तो ऐसे लोगों को छोटा छोटा हम लोगों ने एक नाटक किया था, रोल को मंच पे उतारना, और वो बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी। उसको किया तो हमारे सब साथी किए थे उसको, मैं बाहर से ही सब देख रहा था। उसमें राजू जो गीत गाते हैं वो गीत में गाया था। तो मुझे जब राजू के गीत को मैंने गाया तो राजू भाई के गीत जब गाने के बाद मुझे लगा नहीं यार इस रोल को करना है एक बार। पर जो आपके साथी हैं, कलाकार हैं, और भी जो लोग आपको जानते हैं यहाँ से दिल्ली, बम्बई, सब जगह, पागल के रोल की आपने बात कही तो कहते हैं कि आप पागल हैं। हाँ, वो जुनूनी पागल है। मतलब ये नहीं है वो उस तरह के पागल। अगर जो लोग कहते हैं ना कि पागल है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम पागल है, जुनूनी पागल है। जुनून से कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ दिखाना है, कुछ बताना है, ये पागलपन है। एक मैं घटना बताना चाहूँगा आपको। पहली बात तो यह है कि आपकी जो विचारधारा है, जो इस तरह की कहते हैं लोग कि आपकी लेफ्ट की विचारधारा है, लेकिन लेफ्ट और राइट जो कहता है कि लेफ्ट और राइट, ये वो जाने। हमको तो ये लगता है कि सही और गलत क्या है। अगर सही के साथ खड़ा रहना लेफ्ट है तो हम लेफ्ट ही सही। अगर गलत के साथ गलत बोलना राइट है तो हम राइट के साथ नहीं है, हम लेफ्ट ही सही है भैया, हमको लेफ्ट ही सही है। यानी विचारधारा से आपको कोई लेना देना नहीं। हाँ, सही के साथ खड़े होना है, वो चाहे कोई भी विचारधारा हो। पर इसी क्रम में जब दिल्ली से अयोध्या 2001 में आपने एक उसमें किया था, मेरे ख्याल से 20-21 साल के तब रहे होंगे, मंदिर मस्जिद को लेकर एक यात्रा हुई थी, उसमें आपने भी साथ दिया था। तो उस समय आपकी विचारधारा क्या ये थी? यही थी कि नहीं, क्योंकि ये जो यात्रा हो रही थी उसमें था कि जिसका मसला उसी का फैसला।
हाँ, इस यात्रा का मूल उद्देश्य था, तो वहाँ तो बात ही अलग हो रही थी, पर आप उसमें शामिल हुए। देखिए, बड़ी चीज़ यह है, एक जगह है जिसके कारण पूरे देश में आग लग जाती है। अयोध्या में अगर कोई कांड होता है पूरे देश में आग लग जाती है, सब परेशान होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, भी सब परेशान होते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान होता है वो रिक्शा वाला जो शाम को अपने बच्चों के लिए 100-150 रुपये कमा के जाता है। क्योंकि जब कोई घटना घटती है तो पूरा शहर बंद हो जाता है, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो उस समय की जो उम्र थी वो ऐसी उम्र थी कि यार कुछ देखना है, कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। तो एक यात्रा चल रही थी उस समय, ठाकुरदास जी बंग गांधीवादी जो थे वो थे, और कुमार प्रशांत जी के साथ संतोष भाई उमरिया के, वो सब लोग, हम लोग एक यात्रा निकाले। उसमें 3 टोलियाँ थी, एक स्थानीय टोली थी, एक अग्रिम टोली थी, एक हम लोग की वाहन टोली थी। तो हम लोगों को ये था कि यार अयोध्या में जो हो रहा है उसका मसला जो है उसका फैसला कौन करेगा। तो इसका फैसला अगर पूरे देश के लोग यह आवाज़ उठाएं कि नहीं यार, अयोध्या का अगर मसला है तो फैसला अयोध्या के लोगों को करना है। अगर अयोध्या के लोग कहते हैं यहाँ मंदिर बननी चाहिए, तो पूरे देश के मुसलमानों को चाहिए कि नहीं, वो भी आवाज़ उठाएं कि वहाँ मंदिर बने। पूरे देश के हिंदू भी आवाज़ उठाएं, नहीं वहाँ मंदिर ही बननी चाहिए। अयोध्या के हिंदू चाहते कि मंदिर बने, अयोध्या के मुसलमान चाहते मंदिर बने, सबका होना चाहिए। अगर वो चाहते कि मस्जिद बने, पर मैंने उसमें सुना था कि आपको लोग ले ही नहीं जा रहे थे। हाँ, वो उम्र ऐसी थी, लोग सोचे कि यार ये जाके कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन फिर हम बचपन से ही, हमारे गुलाब भाई हैं, वो गीतों के लिए बड़ा प्रेरित किया करते थे कि यार कोई जनगीत गाना है, ये करना वो करना है, तो गीत उसी से पहले से ही गाते थे। तो वहीं से तो वो गीत के कारण बोले नहीं यार, ये लड़का काम का है, इसके गीत ही गाएगा। तो रास्ते में गीतों को गाना, किताबों की स्टॉल लगाना, लोगों से बात करना। आपको ये सोचकर बड़ा ताज्जुब, जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उसमें जो हमारे ड्राइवर साहब थे, निर्भय सिंह थे, दिल्ली के थे। तो वो जब 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल गया, उसके बाद ये हुआ कि वो लोगों से बात करने लगी कि यार नहीं देखो, अयोध्या का जो मसला है उसका फैसला अयोध्या के लोगों को, मतलब हमारे पक्ष में, हमारे पहले ड्राइवर पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर वो हमारी ही बात को लोगों को बताने लगे, बीच में चले जाए लोगों को। उनका जो कलेक्टर था वो भी बात करने लगे। तो बड़ी बात थी, हमको 1000 लोग नहीं चाहिए, 1 लाख लोग नहीं चाहिए, 1 करोड़ नहीं चाहिए, एक आदमी भी अगर हमारे साथ आ जाता है तो बड़ी बात है हमारे लिए। पर ये तो एक यात्रा हुई, पर सन 2008 में आपने पूर्वोत्तर राज्य जो है मणिपुर, वहाँ जाने का आपने फैसला किया। कई लोग गए और आपने अपनी बात वहाँ थोपनी चाहिए, ऐसा आरोप लग रहा है आप में। नहीं, जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि तो लोग जुड़ते चले गए, वहाँ पर आरोप ये लग रहा है आपके ऊपर कि आप अपनी बात थोपने चले गए। नहीं, ऐसा नहीं। ना तो वहाँ कोई आंदोलन था, ना कुछ था, फिर भी आप मणिपुर। अनिल भाई, आपको ये जानकर हैरानी होगी, और शायद मैं बताने में भी मेरे को लग रहा है कि नहीं, ये बात बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। ये बताइए कि देश का अगर कोई भी हिस्सा है तो सब अपने लोग हैं ना, उनके दुख और दर्द को समझना हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर किसी के नाक ऐसे हैं तो उनको देख के हंसना क्या बड़ी बात है हमारे लिए? नहीं, शर्म की बात है। हमें तो हमारे देश का कोई भी नागरिक कैसा भी हो, हमारा अपना है, हमारा अपना भाई है वो। और पूर्वोत्तर में जिस तरह की स्थिति बनी है, पता नहीं कितने साल हो गए, वहाँ के लोग जो है बाज़ार में नहीं जा पाते, महिलाएं पूरा बाज़ार संभालती हैं। क्योंकि मतलब पुरुष वर्ग जो बाज़ार नहीं है उनका, महिलाएं बाज़ार चलाती हैं, महिलाओं का पूरा दुकान उनका है, सब कुछ उनका है, व्यापार उन्हीं से चलता है। पुरुष घर वर्ग मतलब घर को देखता है। कि कारण ये है कि भाई चप्पे चप्पे में फौज के लोग बैठे, पुलिस के लोग बैठे हैं, बेचारे डर के मारे घर से नहीं निकल रहे हैं, कहीं ये मार देंगे, कहीं वो लोग मार देंगे, गरम दल के लोग मार देंगे। तो वो न माने तो महिलाओं ने आगे बढ़ के कहा नहीं, तुम घर के काम संभालो, हम बाज़ार संभालते हैं। तो उनको जानना समझना हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ खड़े, उनके साथ आवाज़ मिलाएं। नहीं, अगर पूर्वोत्तर के लोग दुखी हैं तो हम भी उनके साथ दुखी हैं, उनके साथ हम खड़े, उनके दुख में शामिल हैं। तो क्या आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची? क्योंकि वो लोग तो आपको उसी नज़र से देख रहे हो कि यार ये व्यक्ति तो यहाँ का नहीं है। देखिए, आवाज़ पहुंची या ना पहुंची, लेकिन उसके बाद कई बार वहाँ से ये भी हुआ, अभी भी हमारे बहुत से साथी वहाँ जुड़े हमारे साथ, जो अक्सर मैसेज जो है आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि फिर कार्यक्रम बनाइए, कोई बड़ा कार्यक्रम बनाइए, हम लोग यहाँ लोगों से मिलेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, सबसे मिलेंगे, तो बड़ी बात है। लेकिन न जाने का कारण भी ये रहा कि कभी कहीं भूस्खलन हो गया वहाँ, कहीं कोई आपदा आ गई, जिसके कारण वो
बन नहीं पाया और धीरे धीरे आज तक जा नहीं पाए। पर हमारे लोग आज भी वहाँ लगे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जिनसे बातें होती रहती हैं, जिनसे हम अक्सर पूछते रहते हैं कि वहाँ के कैसे हालात हैं। भाई हमारे अपने लोग उनके हालात हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। बिल्कुल सही बात है। कुछ और बातें करेंगे आपसे इश्ताक जी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। तो दर्शकों हम फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और मैं बात कर रहा हूं इश्ताक शहडोली जी से, और उन पर एक बड़ा आरोप लगा है। मैं आपको बता दूं कि सन 2007 में ग्वालियर से दिल्ली करीब 1 माह आप लोग पैदल चले थे और आपके साथ करीब 25 से 30 हज़ार लोग थे, और आदिवासियों की हक की लड़ाई के लिए, और पी राजगोपाल जी जो थे वो आपके अग्रज नेतृत्व कर रहे थे, आप सब उसमें शामिल हुए थे। आरोप जो है वो तो ठीक है, उसमें साथ में कई लोग घायल हो गए और कई लोग शहीद हो गए आपकी इस यात्रा के कारण। देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, पर आदिवासियों के साथ खड़े होना बड़ा मुश्किल काम है। आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए अगर कोई खड़ा हो तो आप नक्सली बोल देंगे, है ना। अगर हम अभी मैं बता दूं कि अगर हम आदिवासियों के हक के लिए बोलते हैं, कल आप ही बोल देंगे यार ये तो नक्सली टाइप का है। पर ऐसा नहीं है भाई। जल, जंगल और ज़मीन ये तो आदिवासियों की है ना। आदिवासियों को मतलब होता है जो आदि काल से जो वास करता है। आदिवासी अगर यहाँ बसे हुए हैं और आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए हो, यहाँ से उठ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको पेड़ पौधे, नदी, तालाब, प्राकृतिक चीज़ें, ये प्राकृतिक चीज़ें चाहिए उनको, और वो कहाँ है? जंगल में है, और ये जंगल जो है उनके अधीन नहीं है। तो हमारा ये था कि यार जब आदिवासी चार चिरौंजी वहाँ का बिनता है तो उस पर रोक क्यों लगाई जाती है? भाई उनका हक है ना, महुआ बिनना, चार चिरौंजी करना, उससे उनका व्यापार भी चलता है। वो लाके 4 पैसे में बेचते हैं, उनसे उनका घर चलता है। और उसके कारण उन्हें कई बार ये होता है कि फॉरेस्ट के लोग उन्हें बेड़ देते, उठा के पीटते भी हैं, मारते भी हैं, उन पर जो है इल्ज़ाम भी लगते हैं कि जंगल कटाई। जबकि आदिवासी जो है सूखी लकड़ियाँ बिन के लिए आया अपने खाने बनाने के लिए, तो उनके हक के लिए। और अगर मान लीजिए माँ अपने बच्चे को कब तक दूध नहीं पिलाती है? जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो हम लोगों ने रोने का काम किया है उनके आदिवासियों के साथ कि भाई हमको दर्द है। अपने आदिवासी, आपको ये नहीं लगा कि इतने सारे लोग शहीद हो गए, घायल हो गए, ये यात्रा आपकी गलत तो नहीं थी? दिशा गलत तो नहीं? यात्रा देखिए, जो लोग शहीद थे उनके भी कारण थे। हमने प्रशासन को हर जगह बता दिया कि हम ये रोड से चलेंगे। लखनऊ के पास एक जगह है, अचानक वहाँ से व्यवस्थाएं प्रशासन ने नहीं की, ट्राला उधर से आया और बैरिकेड्स तोड़ता हुआ हमारे लोगों के ऊपर चढ़ गया। तो उसमें 8 लोग शहीद हुए थे। तो कुछ लोग मारने के लिए, गांव के लोग मारने के लिए दौड़े, तो हमारे लोगों ने कहा नहीं, मारना हमारा काम नहीं है। हमारा नारा ही था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो ड्राइवर, कंडक्टर जितने थे उनको बचाने का काम किया हमारे लोगों ने। और ये था कि हम लोगों ने कहा कि भाई ये इनकी गलती नहीं है, ये तो व्यवस्थाओं की गलती है। व्यवस्थाएं ऐसी दे दी हैं कि वो बहक की इधर से उधर आ रहा है। व्यवस्थाएं अगर अच्छी हों तो शायद ये घटना नहीं घटती। आप मान लीजिए हमारे लोगों के साथ हुआ, किसी और के साथ हो जाता तो बिल्कुल, है ना। इसी तरह आपने शहडोल और छिंदवाड़ा भी, हाल ही में शहडोल छिंदवाड़ा भी पैदल यात्रा की गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए। उसमें भी काफ़ी लोग पैदल चले और छिंदवाड़ा तक पैदल चले। ये तरीका कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, पैदल चलने से भाई आप वाहन में बंद अगर कहीं से जाएंगे तो यहाँ से मान लीजिए आप कटनी जाना है तो बंद में निकल गए। लेकिन आपको जब पैदल चलेंगे तो 4 लोग पूछते हैं, सवाल भी करते हैं, कौन लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो लोगों से मिलते हुए जाना। और फिर बापू का 150वां वर्ष मना रहे थे, किसी छोटे मोटे आदमी का तो मना नहीं रहे थे। और राजगोपाल जी अपनी एक यात्रा लेके दिल्ली से जो है जिनेवा तक जा रहे थे, कई देशों का भ्रमण था। तो वो यात्रा निकल के तो छिंदवाड़ा पहुंच रही थी, लेकिन अपने ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, तो यहाँ से कोई उसमें यात्रा में शामिल नहीं था। तो हम लोगों की ये था यार कि हम लोग भी यहाँ से जाए, उस यात्रा में शामिल हो, अपनी जो है मौजूदगी दर्शाएं वहाँ। तो
तरीका ये, हम तो वाहन से भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, आम लोगों की बातें जो है उन तक पहुंचाई जाए कि भाई बापू का 150वां चल रहा है, सबको मालूम भी होना चाहिए। तो इसके कारण संतोष द्विवेदी जी उमरिया के हैं, पत्रकार हैं, हमारे अग्रज भी हैं, बड़े भाई की तरह हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने छिंदवाड़ा तक पैदल गए और बहुत अच्छा लगा। पूरे यहाँ से पैदल जाना, वहाँ पहुँचना, लोगों से मिलना, गांव-गांव में लोग, बड़ा स्वागत, लोग बोल, और जहाँ भी जाए तो मतलब ये लगता ही नहीं था कि यार हम लोग कहीं बाहर से आ रहे हैं, लगे ये हमारा अपना घर है। अच्छा चलिए, ये सब बात तो ठीक है। मैं अगर एक बात लीक से हट के बात कर रहा हूँ कि एक तो आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, जो भी है सब अलग अलग है। आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा आपकी क्या है? देखिए, मतलब किताबी बातें नहीं पूछ रहा हूँ मैं जी, एक पर्सनल व्यक्ति होने के नाते आप इतने सारे आंदोलनों में जुड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड एक सवाल भी है मेरे पास, आरोप भी है आपके ऊपर, पर धर्म की परिभाषा आपके हिसाब से क्या होगी? देखिए, धर्म जो है, मुझे लगता है कि हमने जो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कोई भी धर्म जिसको हम बोलते हैं, वो धर्म नहीं है, यूनिटी है, समूह बना लिया हम लोगों ने। धर्म का अगर आपने, ये पानी है, इसका धर्म क्या है? प्यास बुझाना। आग का धर्म है जलाना, है ना। आम का धर्म है आम का फल देना, उससे आप अमरूद कभी उम्मीद मत करिए, है ना। तो जिसका जो धर्म है वो सब निभा रहे हैं। हमारा जो धर्म है इंसानियत, वो गायब है, वो हम भूल गए हैं, इंसानियत बची ही नहीं है। तो इंसानियत कैसे जिंदा रहे, है ना, तो वो तो तभी होगा ना कि, और मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं जिस धर्म से मानने वाला हूँ, जिस धर्म से हूँ मैं, तो मेरा ये धर्म कहता है कि किसी भी धर्म को नीचा नहीं समझना चाहिए, बराबर सम्मान देना चाहिए। मेरा धर्म अगर इस्लाम से है तो इस्लाम मेरा धर्म व्यक्तिगत है ना, वो बाज़ार की चीज़ नहीं है। मेरा मतलब धर्म मेरा व्यक्तिगत है ना, उसको बाज़ार में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, देश भर में साथी हमारे। उन्होंने कभी, मेरे जितने भी साथी, कभी उनको ये महसूस नहीं है कि मैं एक मुस्लिम हूँ। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि इस्ताक भाई। अच्छा, 2008 में कंधमाल उड़ीसा में धर्म को लेकर विवाद की स्थिति बनी है, काफ़ी दंगा हुआ, लोग काटे गए काफ़ी। उस समय भी आप गए वहाँ पर, मेरे ख्याल से क्रिश्चियन धर्म को लेकर कुछ विवाद की स्थिति थी शायद, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। देखिए, आपको शायद जानकारी थोड़ी सी कम है जी। मैं आपको बताऊं कि उस जो कंधमाल में दंगा हुआ उसमें नहीं गए थे हम लोग, दंगे के बाद गए थे रिलीफ के लिए। और वो दंगा इसलिए हुआ था कि उनके जो गुरुजी थे, एक हिंदू धर्म को मानने वाले, उनके गुरुजी को किसी ने मार दिया था। उनको लगा कि यार जो यहाँ क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले समुदाय है वो लोग, और उन्होंने मारा है, तो उस पर दंगा भड़क गया। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके देखे कि क्रिश्चियन तो टिकली नहीं लगाती ना, साड़ी नहीं पहनती हैं, चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, लेकिन जिनके साथ ये हुआ वो सब चूड़ियाँ भी पहनती हैं, टिकली भी लगाती हैं, साड़ियाँ भी पहनती हैं, वो नीचे तबके के लोग हैं। नहीं तो ऐसा हुआ होगा कोई लोग बचने के लिए कि हिंदू धर्म मार रहा है तो बचने? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके साथ ये हुआ कि ये चर्च भी जा रहे थे, मंदिर भी जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे और हर तरह से कर रहे थे। क्योंकि जब आदमी को कहीं पास लगता है कि यार यहाँ मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है तो वहाँ पहुँच जाता है। तो इसके कारण बहुत हुआ, लोग अपने घर गांव सब छोड़ के कैंपों में चले गए। तो कैंप में कैसे लोग गांव में फिर से आए, तो हम लोग वहाँ गए, लोगों से बात किए, बोले भाई जो आपके गांव के लोग थे वो आपके अपने लोग थे, आपके पड़ोसी हैं, भाई हैं, आपके ही खून के लोग हैं। तो वो जब वहाँ रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं, तो आप कैसे सो सकते हैं वहाँ अपने गांव में, अपने घर में? तो उनको लाइए। तो जब हम लोग जाके बात करना, प्रेयर करना, शुरू में तो लोग बात ही नहीं सुन रहे थे। तो हम लोग बोले बात कैसे करेंगे, उनकी बोली भी अलग। तो हम लोगों ने तय किया कि गाँव में जाके हम लोग श्रमदान करेंगे, खेतों में जो कटाई करते उसमें श्रमदान के माध्यम से करेंगे। गांव में झाड़ू लगाना, खेतों को काटना, उनके साथ बात करना। तो धीरे धीरे और जब शाम को सर्वधर्म प्रार्थना करते थे। सर्वधर्म प्रार्थना की यह है सब धर्मों का जो मूल मंत्र है उस प्रार्थना में। तो धीरे धीरे जब लोग जुड़ने लगे तब वो सवाल उनके निकल के आए कि ऐसा ये है वो है।
तो फिर बात करते करते ये हुआ, आखिरी में वो माने भी बात को और कैंप में लोगों को लेने भी गए कि भाई हमसे गलती हो गई, आप लोग वापस चलिए गाँव। तो बड़ी खुशी होती है जब आप ऐसा कुछ काम करते हैं ना, तो मन से अंदर से बड़ी खुशी मिलती है, नहीं हमने कुछ अच्छा किया है। पर ऐसा ये सब काम करते हो कहीं कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप प्रशासनिक अमला जो है, मतलब जिस जगह भी आप गए और जा रहे हैं, प्रशासनिक अमला तो अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उनके काम में दखलंदाजी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने तरीके से काम करते। जब हम कंधमाल गए तो प्रशासन ने तो वहाँ अपने लोग किसी को जाने के लिए ही मना कर दिया था, नहीं नहीं बहुत स्थिति खराब है नहीं जाएंगे। तो हम लोग ने अपनी जिम्मेदारी पे कर गए थे वहाँ, लिखित दे कि कुछ भी होगा हमारे साथ होगा, हमारी जिम्मेदारी है। आखिरी में प्रशासन ने कहा कि आपने जो काम किया वो हम शायद नहीं कर पाते, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। और हम लोग रात भर जगते रहे, लोगों से जाके बात करना। शुरू में लोगों ने कहा कि 5 बजे के बाद कोई नहीं निकलना, और आखिरी में यह कि लोगों के बीच में जाके गीत गा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी अपनी चीज़ें सुन रहे हैं। तो वो जो जुड़ाव होता है आपस में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो जब संतुष्टि मिलती है तो अंदर से बड़ा मज़ा आता है। और उस संतुष्टि का लाभ आप ये पाना चाहते हैं कि धीरे धीरे इश्ताक शहडोली को लोग जानने लगे, और जैसे कि दिल्ली में सरकार बनी वैसे अपनी भी एक सरकार बना लें। नहीं, अगर ये गलत बात भी है, और अगर जानना चाहिए तो ठीक है, अच्छी बात है, जानना भी चाहिए, मिलना चाहिए, अच्छी बात है। और सरकार चाहे किसी की रहे, चाहे कल आप या मैं बैठूं, अगर गलत हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इश्ताक शहडोली कब तक आवाज़ उठा पाएंगे? एक तो सीमा होगी आपकी कि नहीं? आखिरी सांस तक। शायद व्यवस्थाएं न बदलें, हमारे बाद भी व्यवस्थाएं। कई बार ऐसा होता है कि दो ही चीज़ कही जाती है, या तो खुद को बदल लीजिए या व्यवस्थाओं को बदल लीजिए। आपका पक्ष कौन सा है? देखिए, अगर मान लीजिए ये व्यवस्थाएं ऐसी रही तो कल मेरे बच्चे मुझ पर उंगलियां उठाएंगे कि ये सब कुछ हो रहा था, आप चुपचाप क्यों बैठे थे। तो शायद मैं अपनी जिम्मेदारी, ऐसे तो करोड़ों लोग हैं यहाँ पर, 130 करोड़ की जनता है, उसमें मेरे ख्याल से 100 करोड़ लोग यही सोचते हैं कि हमसे क्या मतलब है। हाँ, जो सोचते हैं ना। लेकिन कल मेरे बच्चे मेरे ऊपर उंगली न उठाने पाए तो मैं उनसे ये कह सकूँ, मैंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी। जो मुझसे हो सकता था, जितना अच्छा बुरा मैंने उठाया। तो ये तो नहीं होगा कि मुँह छुपाऊँगा उनसे मैं। उन्होंने जब वो बोलेंगे कि जब रास्ते पर आग लगी हुई थी तब आप कहाँ थे, बुझाने का काम क्यों नहीं किया आपने, तो शायद मैं ये बोल सकता हूँ, नहीं बेटे देखो मैंने बुझाने का काम किया था, मुझसे नहीं बुझा अलग बात है, लेकिन मैंने किया, जितना किया, कम किया, ज़्यादा किया, लेकिन किया। और रास्ते पर बता दो अनिल भाई, आपका भी रास्ते के किनारे ही घर है। वो आग की लपट आज नहीं कल आपके घर पे भी आएगी, हमारे घर पे भी आएगी। मैं तो निकल पड़ा हूँ ये जिम्मेदारी लेकर को आग को बुझाना है, जितना बुझ पाएगा। नहीं बुझेगा तो चाहे मैं जल जाऊँ। पर कहीं ना कहीं इस आग को बुझाते बुझाते आप अपनी पेट की आग को नहीं, वो तो देखिए मन महसूस के रह जाते हैं कि काश मैं भी कुछ कमा पाता। नहीं, बड़ी चीज़ है, आप जब समाज में अच्छा काम करते हैं तो समाज में बहुत से अच्छे लोग हैं जो आपके सहयोग के लिए, शायद देखिए आप कई तरह से समाज में अच्छा काम कर सकते हैं। पहली तो ये है कि जैसे हम लोग करते हैं, आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए अपनी जगह पे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे लिए जिस तरह की व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं करिए। आपकी वो भी मदद हो सकी, ये भी नहीं हो सकती है तो आप तीसरी मदद ये कर सकते हैं कि आप जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं तो रास्ते जो अगर वहाँ है तो वैसी कुछ व्यवस्थाएं बना दीजिए, खाने की हो गई, कुछ हो गई, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्यवस्थाएं आपको बनानी है, जुड़ना आपको है। तो बहुत से लोग हैं देश में जो कर तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे करने के लिए मदद कर रहे हैं, और मदद करने वाला जो है बहुत बड़ा होता है। बहुत सारी बातें आपसे हुई इश्ताक जी, और उम्मीद है कि आप जनता के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। आपसे, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं आपने बेबाकी से उनका जवाब दिया। अगर एक जनगीत और हो जाए तो उससे हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत अंत करें, क्योंकि प्रारंभ में आपने एक जनगीत सुनाया था, आपकी आवाज़ जनता तक फिर से मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो ठीक है, ये जनगीत एक कार्यक्रम में गुजरात में हम लोगों ने एक कार्यक्रम में सुना था, बहुत अच्छा गीत है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है।
दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। नाचते हैं सच सियारों से रंगे क्या बात हैं, है। जिस तरफ देखो उधर कोहरे घने हैं, हवा में उठते सिरों के बीच ही अब, हवा में उठते सिरों के बीच ही अब सच शगुफे सा उछाला जा रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, बहुत बहुत फिर धन्यवाद। कथाओं को खंगाला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसी तरह देश की सेवा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, आप अपनी यात्रा जारी रखें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हम आज बात कर रहे थे इश्ताक शहडोली जी से, और इसी तरह के अन्य चर्चाओं में फिर से हम शामिल होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भेजें और लगातार प्रश्न भेजते रहें। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।